हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके घटना चक्र ने बुक निकाला है टॉप सीरीज अभ्यास। इसमें 10 प्रश्न पत्र हैं, 10 पेपर हैं, तो उसी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आज के वीडियो जो होगा ये पहला होगा इसका प्रश्न पत्र। ठीक है, टॉप सीरीज है, इसमें 10 अभ्यास प्रश्न पत्र हैं, व्याख्या सहित है। तो इसमें अगर देखें तो समसामयिक जो दृष्टिगत समसामयिक घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा जो है पृथक जो है टॉप सीरीज निकाला गया है। और इस टॉप सीरीज में जो है सम्मिलित ग्राम पंचायतकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक री एग्जाम्स के लिए प्रकाशित किया गया, जिसमें जो है 10 प्रैक्टिस सेट पेपर दिए गए हैं। ठीक है, और पुस्तक के जो परीक्षा पाठ्यक्रम यानी परीक्षा के सिलेबस के अनुरूप ही जो है इसमें प्रश्नों की संख्या दी गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉप सीरीज हो जाता है। एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से ये पेपर दिया गया है और उसको हम पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रैक्टिस सेट टॉप सीरीज का प्रैक्टिस सेट पहला 1, ठीक है 1। और ये जो है इसमें जितने लगभग 150 क्वेश्चन होंगे, तो उसको सारे को हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद कर आए तो लाइक करिएगा। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो हिंदी के क्वेश्चन होंगे। स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी के होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें हिंदी के क्वेश्चन के पहला, तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। ठीक है, इसमें कार्यालय आदेश है, अधिसूचना है, ज्ञापन है, परिपत्र है। तो इसमें अगर देखेंगे तो अधिसूचना इसका आंसर हो जाएगा। अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में जो है लिखा गया। पृथ्वीराज रासो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा गया था, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसके रचनाकार का नाम है चंद बरदाई। ठीक है, चंद बरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो गौ शब्द का वचन पहचानना है। गौ शब्द जो दिया गया है किस वचन में दिया गया है, तो गौ शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये एक वचन में लिखा हुआ है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका बहुवचन बनाएगा तो गौ ए हो जाएगा। ठीक है, गौ ए, ये इसका बहुवचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन की बात करेंगे तो टोटल 33 हैं, 33 इसका आंसर हो जाएगा जो है सी पार्ट। अब मूल व्यंजन में अगर देखेंगे तो इसका अगर हम स्पर्श व्यंजन, अगर व्यंजनों के जो है वर्गीकरण करेंगे तो स्पर्श व्यंजन आता है, जिसमें का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक टोटल 25 स्पर्श व्यंजन है। और इसके बाद इसमें अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन जो है 4 व्यंजन है। ठीक है, 25 4, और इसके बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं, वो भी 4 हैं। तो इस तरीके से जो मिलाकर 33 व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन जो 4 हैं वो हैं सा, 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 हा। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन जो है वो या, रा, ला, वा, ये आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है इनमें से, और वो कौन सा अशुद्ध है ये बताना है इनमें से। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो अशुद्ध व्यंजनों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो बी पार्ट लिखा देखिए नौकरी, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसका शुद्ध रूप होगा ना पे ओ की मात्रा होता है, ना कि ना पे ओ की मात्रा। तो आपका इस तरीके से शुद्ध होगा, और जो बी पार्ट में लिखा हुआ है ये गलत है। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी वर्तनी इसमें से ठीक है। अब इसमें भी बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो अगर हम इसमें देखते हैं शुद्ध रूप से, तो जो सी पार्ट में दिया गया है ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, बाकी सारे जो है गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे तो ये जो है शुद्ध है, बाकी सारे जो है गलत हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद बताना है। गायक शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो गायक का संधि विच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो जो सी पार्ट में दिया गया है ये जो है गायक का संधि विच्छेद है। और इसमें कौन सी संधि है, तो ये अयाद स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अयाद स्वर संधि का ये उदाहरण है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाविक का जो है सही संधि विच्छेद क्या है। तो नाविक का सही संधि विच्छेद इनमें से देखा जाए तो ऑप्शन में तो 9 प्लस जो है इक आता है इसका, और इसका राइट आंसर भी सी पार्ट ही हो जाएगा। 9 प्लस इक जो कि मिलकर नाविक बनता है, और इसमें भी जो है अयाद स्वर संधि का ही ये भी उदाहरण है। ठीक है, अब इस संधि के नियम की अगर हम बात करें तो यदि ए आए ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है और ऐ का आय हो जाता है। ठीक है, और
ओ का औ हो जाता है और औ का जो है आओ हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, आमरण में कौन सा समास है, इसमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आमरण के आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है अगर हम विग्रह करते हैं तो मरण तक इसका जो है विग्रह होता है और इसमें आ शब्द जो है लगा हुआ है अव्यय, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। इनमें से कर्मधारय समास की अगर हम बात करेंगे इसमें से तो देखिए नील गाय इसमें कर्मधारय होता है, प्रिय सखा ये इसमें भी कर्मधारय समास है, इसके बाद इसमें कृताकृत ये भी कर्मधारय समास का ही उदाहरण है। जबकि इसमें जो विद्याभ्यास है ये जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। विद्याभ्यास की बात करेंगे तो यह तत्पुरुष समास के उदाहरण के अंतर्गत आता है, तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है विद्याभ्यास। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग वो शब्दांश है जो कहाँ पर लगा होता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है या किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। इसके अन्य दो ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो किसी शब्द के आगे जुड़ता है या फिर किसी शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो उपसर्ग जो होता है वो हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। उपसर्ग जो होता है वो हमेशा कहाँ जुड़ता है, शब्द के आगे जुड़ता है। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण देखें तो जैसे कि प्रति प्लस अक्ष जो होता है इसको मिलाकर क्या बनता है, प्रत्यक्ष बनता है आपका इसमें, और ये जो प्रति है ये उपसर्ग है और ये आगे लगा है। ठीक है, और प्रत्यय जो लगता है वो कहाँ पर लगता है, वो लास्ट में लगता है शब्द के, याद रखिएगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो अलंकार में अगर इसमें से देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, अलंकार में अलम उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो होता है एक अविकारी शब्दांश होता है, प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। ठीक है, और उसके अर्थ में विशेषता जो कि प्रकट करते हैं, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो इसमें अगर देखेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, शब्दांश। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। इनमें से तत्सम शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अंश जो लिखा हुआ है बी पार्ट में ये तत्सम शब्द का उदाहरण है। इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव हो जाएगा अंश, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहा गया है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है, तो उन्हें तत्सम कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा, इनमें से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द की बात करेंगे तो गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा गोधूम। जबकि ये गिरध जो लिखा हुआ है, गिरध की बात करेंगे तो गिरध, गो तथा ग्रंथ ये तत्सम शब्द हैं, और इनके तद्भव की बात करें तो गिरध का तद्भव होता है गीध। ठीक है, और गो का तद्भव होता है गाय, ग्रंथि का तद्भव होता है गांठ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है, तो इसमें अगर हम तद्भव की बात करेंगे तो तीन जो दिया गया है सी पार्ट ये तद्भव शब्द है। ठीक है, सी तीन क्या है, तद्भव शब्द है। इसका अगर हम तत्सम निकालेंगे तो इसका तत्सम होता है तीर्ण। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है, तीर्ण होता है, तृतीय नहीं होता, याद रखिएगा तीर्ण होता है तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है इनमें से, तो उपयुक्त अगर शब्दों में देखा जाएगा तो आकाश शब्द क्या है, ये संज्ञा शब्द है, बाकी सारे जो है संज्ञा शब्द नहीं है। संज्ञा शब्द का अगर बात करेंगे, संज्ञा कैसे पहचानते हैं, तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, आम, मिठास, हाथी, ये सब। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है इनमें से, तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें थकावट इसका आंसर राइट हो जाएगा। थकावट जो है वो क्रिया से बनती है और भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो घबराहट, चढ़ाई, सजावट, बहाव, दौड़ क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द में सर्वनाम भेद बताना है। जो उसने लिखा ये कौन से सर्वनाम है ये बताना है। तो देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के अगर 3 भेद होते हैं तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसमें आता है वो, उसे, उसने, उन्होंने, उसका, उनका, वह, लोग इत्यादि जो है अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इसके आंसर की बात करेंगे तो ये बी पार्ट के अंतर्गत आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से किसी संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस विकारी शब्द से
जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहा जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल को कहा जाता है धातु। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? तो जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहा जाता है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा, अव्यय। ठीक है, अव्यय क्या होते हैं कि ज्यों के त्यों अर्थात समान रूप में रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उन्हें अविकृत, अविकारी, अपरिवर्तनशील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इनमें कौन सा अव्यय है? राम धीरे धीरे अगर पढ़ता है तो इसमें अव्यय की बात करेंगे तो क्रिया विशेषण अव्यय जो धीरे धीरे है ये प्रयोग किया गया है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट होगा, क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें से अरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरण शब्द के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा कांतार। ठीक है, अरण का पर्यायवाची क्या होता है? कांतार होता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, कांतार। ठीक है, अरण के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो अटवी होता है। अरण के अन्य पर्यायवाची में अगर देखेंगे तो कानन, जंगल, ठीक है, वन, ये सब क्या होते हैं? ये सब इसके अरण के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? कमल के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो कमल का पर्यायवाची होता है तरंगड़ी, सरोज। ठीक है, तरंगड़ी, सरोज और तड़ाग, मृगांक में से कमल के पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सरोज जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो नलिन, अरविंद, सरोरूह, सतदल, पंकज, ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। अध का विलोम क्या होता है? अध का विलोम होता है पूर्ण। ठीक है, अध का विलोम क्या होता है? पूर्ण। समाप्त का विलोम होता है, समाप्त और खत्म एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। ठीक है, और समाप्त का विलोम होता है प्रारंभ। जागृत का विलोम क्या है इसमें से बताना है। जागृत के विलोम की बात करेंगे तो जागृत का विलोम होता है सुप्त। ठीक है, जागृत का विलोम होता है सुप्त। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। मैंने डैश में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे कौन सा भर दें? तो अगर हम इसमें देखें तो प्रश्नगत वाक्य में अगर देखें तो रिक्त स्थान में मन शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये पूर्ण हो जाएगा वाक्य। ठीक है, तो मैंने मन में सोचा कि ऐसा भला क्यों होता है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है। संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? तो संगीत द्वारा व्यक्ति का जो है आचरण प्रभावित होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई उपयुक्त, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी आशा न की गई उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, आशातीत उसको कहते हैं आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परे है उसको आशातीत कहेंगे। आशान्वित की अगर हम बात करेंगे तो आशा से बंधा हुआ को आशान्वित कहा जाता है। प्रत्याशा की बात करेंगे तो की गई आशा को प्रत्याशा कहा जाता है। एक शब्द होता है आश्वस्त। आश्वस्त जो उसको कहते हैं जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे इसमें तो अगला क्वेश्चन है, जिसके हाथ में चक्र है, इसके लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है इनमें से। तो जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाण कहा जाएगा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। और चक्रपाण किसको कहते हैं? तो विष्णु को कहा जाता है। ठीक है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अकल पर पत्थर पड़ना इसका मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। राइट आंसर इसका करेक्ट सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको इसलिए कहा गया संगठन में शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है ये कौन सा वाक्य है? ठीक है, इसमें पूरे में जो है जब पानी बरसता है ये कौन सा वाक्य है ये बताना है। तो जब पानी बरसता है तो ये वाक्य जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, जहाँ पर ज्यों, जब, जहाँ, यद्यप इत्यादि शब्द प्रयोग हो जाए तो क्रिया विशेषण उपवाक्य में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताना, इसमें से क्या हो जाएगा? तो जो विद्यार्थी परिश्रमी है वो अवश्य सफल होगा। यह जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। मैंने विद्यालय जाना, इस वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो इसमें अगर देखा जाए तो मैंने जो प्रयोग किया गया है ये अशुद्ध रूप से है। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने के स्थान पर यहाँ मुझे प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार का होता है? वाच्य की अगर हम बात करेंगे तो वाच्य 3 प्रकार का होता है। आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म और भाव इनमें से किसी की प्रधानता है। इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। प्रयोगों के अनुसार वाच्य 3 भेद होते हैं। पहला है कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और चौथा तीसरा है भाववाच्य। ठीक है, तो 3 वाच्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्ता कारक का जो है परसर कौन सा होता है? इसमें से तो इसमें से कर्ता कारक का परसर की बात करेंगे तो ये होता है कर्ता ने। ठीक है, इसका परसर क्या होता है? ने होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से सवाल पूछा गया तो इसमें कर्ता का कारक क्या होता है? ने होता है। ठीक है, कर्म कारक को के लिए संप्रदान कारक से, करण कारक से अलग होने के अर्थ में अपादान तथा में अधिकरण कारक का परसर्ग होता है। अगला प्रश्न है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो रेखांकित जो पद है बहन को पुस्तक देता है, ये जो है संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए किया कोई कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, वो संप्रदान कारक होता है। ठीक है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो सामान्यतः वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, किंतु अपवाद स्वरूप ई, बड़ी ई और टी को स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है इसमें से? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो शराब जो शब्द दिया गया है ये अरबी भाषा का है, और ये जो है कौन सा है? तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। जवाब जो है ये फारसी भाषा का पुल्लिंग शब्द है। गुलाब जो है ये भी अरबी भाषा का पुल्लिंग शब्द है। हिसाब जो है ये अरबी भाषा का पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो क्रिया के उस रूपांतर को हम काल कहते हैं, जिसको आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट काल। ठीक है, काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है? तो इसमें अगर हम विशेषण की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जिन विशेषणों के पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। और प्रस्तुत वाक्य में सुंदर शब्द जो है गुण की विशेषता बता रहा है, तो इसमें आंसर सी पार्ट आपका हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अधोलिखित वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, इसमें से बताना है कौन सा अशुद्ध शब्द है, गलत लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें देखते हैं अध्यात्म जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अध्यात्म की अगर हम बात करेंगे तो इसको इस तरीके से सही रूप से लिखा जाता है, जो कि इसमें गलत लिखा हुआ, तो आंसर आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध जो है द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार से। ठीक है, इनसे संबंधित अन्य भाषाओं में देखेंगे तो तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सब द्रविड़ भाषा के परिवार के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित भाषाओं को कौन उनके विकास क्रम में जो है व्यवस्थित करना है इनमें से? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन में दिया गया है उस तरीके से जो विकास क्रम में व्यवस्थित करना है। तो भाषाओं के विकास क्रम की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले प्राचीन संस्कृति आई, इसके बाद आया लौकिक संस्कृति। ठीक है, इसके बाद आया फिर सौर सैनी। ठीक है, इसके बाद विकास हुआ पश्चिमी हिंदी का। ठीक है, तो पहला दूसरा यानी कि ACBD जिसमें आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय कौन सा शब्द है इसमें से बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय व्यापक उपभोग होता है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, व्यापक उपभोग। ठीक है, भाव युक्त का अनुवाद जो है चुनना है इसमें से, आई वॉज ओवरजॉयड, इसका भाव क्या होगा? भाव युक्त जो है इसका शुद्ध जो है अनुवाद बताना है। तो इसका अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा दिल बाग बाग हो गया, इसका शुद्ध अनुवाद सी पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएस के क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो हड़प्पा काल दिया गया, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था? ठीक है, ये क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हड़प्पा काल का जो धोलावीरा जो शहर था, धोलावीरा नगर था, वो 3 भागों में जो विभाजित था, और यह गुजरात के राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है इनमें से? तो उपवेद मुख्यतः 4 हैं। ठीक है, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, स्थापत्य वेद, शिल्प वेद या स्थाप्य वेद, और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद।
तो इसमें अगर देखते हैं तो धनुर्वेद, आयुर्वेद, शास्त्र वेद ये तीनों आते हैं उपवेद के अंतर्गत, लेकिन योग वेद जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा, योग वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार मुस्लिम भारत पर आक्रमण करने वाला 712 ईस्वी में अरब से आया था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक अगर हम बात करेंगे खजुराहो के मंदिर की, तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो आंसर इसका सी बी पार्ट राइट हो जाएगा। और ये चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिर आज भी जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य जो है भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है, और ये पूर्वी हिस्से यानी कि बंगाल बिहार की मतलब से संबंधित है, जहां पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने किया था। ठीक है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो वो कौन सा राजा था? तो कोलाचेल का युद्ध जो हुआ था वो 1741 में हुआ था, और इसमें राजा मार्तंड वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा, राजा मार्तंड वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी के युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये लड़ा गया था 1757 को, 23 जून 1757 को जो है ये लड़ा गया था। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा वो बी पार्ट राइट हो जाएगा। और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला तथा जो है ये प्लासी एक नादिया जिला के नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान देने पर सहमति हुई थी? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1765 को। ठीक है, 1765 को क्लाइव ने, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की, और उसमें शर्तों में जो है कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की अगर बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था ये आधारित था। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो था भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो 1935 में संविधान सभा का सुझाव तो है सर्वप्रथम एम.एन. रॉय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आंसर इसका जो डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की सभा में जो है कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित लिखित कार्यों, विभिन्न कार्यों के लिए कई समितियों की जो है जो है इसमें गठन किया था। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H.C. मुखर्जी इसके बनाए गए थे अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है इनमें से। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और इस प्रकार इसका विस्तार जो हिंद महासागर तक भी है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो कर्क रेखा जो है निम्नलिखित राज्यों में से अगर देखा जाएगा तो गुजरात और झारखंड और मिजोरम, इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें से सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सौर मंडल से उत्पत्ति संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता इनमें से? तो सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना सिद्धांत की बात करें तो नेबुलर परिकल्पना जो दिया था वो लाप्लास ने दिया था, इसमें आर्किडी लिखा था। तो यही गलत है, यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। मेल नहीं खाता वही बताना है, बाकी इसमें तीनों जो है सही है। ये दिया गया था लाप्लास के द्वारा। बाकी ज्वारीय हाइपोथेसिस जो है जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी ने दिया था। ग्रहीय हाइपोथेसिस चैम्बरलेन और मोल्टन ने। गैसीय हाइपोथेसिस कांट के द्वारा दिया गया था। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वो क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वो प्रकाश मंडल कहलाता है। आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा, प्रकाश मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा जो है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है इनमें से?
तो अल्फा सेंचुरी एक तारा नहीं बल्कि तारा व्यवस्था है, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत 3 तारे आते हैं, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी और प्राक्सिमा सेंचुरी। प्राक्सिमा सेंचुरी जो है पृथ्वी के निकटतम स्थित तारा है। ठीक है, सॉरी, इसमें आंसर आपका हो जाएगा सी पार्ट। पृथ्वी के निकटतम अगर तारा की बात करेंगे तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। क्या सम्मिलित होती है? तो सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता भी सम्मिलित होता है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको SCSO भी कहा जाता है, वो करता है। आपका आंसर इसमें जो है डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित इसमें से नहीं है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा खनन। खनन जो है वो आधारित संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं होता। सिंचाई, परिवहन, विद्युतीकरण, भंडारण संरचना, कृषि बाजार, बीमा आदि जो है कृषि विकास आधारित प्रमुख संरचना कारक है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के पुजारी भी हैं? तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें विकल्प में योगी आदित्यनाथ हैं जो कि उत्तर प्रदेश के CM हैं। तो ये जो है गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस हेतु जो है सबरी संकल्प अभियान जो है की शुरुआत की गई थी? तो वर्ष 2017 में सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सबरी मीन्स सस्टेनिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अबव रेड इंडिकेटर संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया था। 11 जुलाई 2017 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2017-18 में कुपोषण को दूर करने हेतु जो है इसकी शुरुआत किया गया था। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फरवरी 2018 में शुरुआत किया गया था योगी आदित्यनाथ द्वारा डोर टू डोर दस्तक अभियान। दस्तक अभियान व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन का हिस्सा है और यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था जन जागरण और जन सहभागिता के माध्यम से जापानी इंसेफ्लाइटिस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन का प्रयास किया जाना। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन के लिए दस्तक अभियान शुरुआत किया गया था। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा जिला में किया गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? तो वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस अगर की बात करेंगे तो ये 4 जनवरी को मनाया गया। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इनमें से तो उत्तर प्रदेश राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करेंगे तो नेपाल से सिर्फ साझा करता है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो बुंदेलखंड मध्य भारत के स्थित एक प्राचीन क्षेत्र है और इसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में फैली हुई है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में आता है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर शब्दावली में PDF का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में PDF का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी पटल लघुपथ यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रणाली प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? इनमें से तो इसमें अगर हम देखेंगे तो Ctrl+E इसकी जो है स्केप बटन होता है, ये इसको दर्शाता है। तो आंसर आपका इसमें सी पर राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो चार्ल्स बैबेज इसके हैं, कंप्यूटर के फादर कहा जाता है। तो आंसर ए पार्ट इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RPF का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग IT सेक्टर में RFP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? तो RFP का पूरा नाम है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इसका पूरा नाम क्या है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसमें तो 133वां नंबर, वाटसन जो है कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? वाटसन कंप्यूटर जो है IBM कंपनी का प्रोडक्ट है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। माप इकाइयों की CGS प्रणाली निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? तो माप इकाइयों की CGS प्रणाली की निम्नलिखित में से परिभाषा की बात करें तो CGS मीन्स होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जहाँ होगा वो जो है ये CGS प्रणाली होता है। ठीक है, MTS एक पद्धति होता है जिसमें मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। FPS पद्धति होता है जिसमें फुट पाउंड सेकंड होता है। SI पद्धति होता है इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल, और 2 संपूरक मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट की अगर हम बात करेंगे तो 1 वोल्ट बराबर होता है
1 जूल पर कूलाम के बराबर, यानी जूल प्रति किलोग्राम जूल प्रति कूलाम होता है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ के परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? तो तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वह एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एक दूसरे से बहुत बंधे होते, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या समानता है? तो हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन का अपर रूप है। आपका आंसर इसमें अगर देखा जाएगा तो अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं, इनका परमाणु भार समान होता है। हालांकि इसमें अगर हम देखेंगे दोनों जो है इनकी वैद्युत चालकता और क्रिस्टल संरचना का घनत्व भिन्न भिन्न होता है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो, जिनके परमाणु भार समान होते हैं। घाव का अध्ययन किस जो है स्टडी ऑफ वाउंड का अध्ययन किसको क्या मतलब इसको क्या कहते हैं एक शब्द में? तो इसको कहा जाता है ट्रमेटोलॉजी। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई है इसमें से? तो वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होती है मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई होती है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो वो होता है छोटी आंत। ठीक है। ये छोटी आंत में जो है होता है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, छोटी आंत। मध्य प्रदेश स्थित कौन सा जिला जो है भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया है इनमें से? तो इसमें से अगर देखेंगे तो वो है मंडला जिला। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, मंडला जिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 17वां भारतीय दिवस 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया जाएगा, तो राइट आंसर आपका इसमें बी पार्ट से ही हो जाएगा। कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है लखनऊ में। ठीक है। आंसर इसका जो है डी पार्ट हो जाएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में जो है किस राज्य सरकार ने जो है किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये किया गया उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया। इस लालटेन का नाम क्या रखा गया है? तो इस लालटेन का नाम की बात करेंगे तो इसका नाम है रोशनी। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, रोशनी। ठीक है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है, और ये 2021 में नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है घोषणा किया गया था, तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन और सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो वो शहर है वाराणसी शहर। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 31वां सरस्वती सम्मान जो है किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है हिंदी के वरिष्ठ कवि और लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, ये कब पारित हुआ था? तो ये 1986 में पारित हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। इको मार्क जो उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं? तो इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसका जो है संचालन किया जाता है, और जिसकी देखरेख पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सीरीज़ का पहला। और वीडियो पसंद तो लाइक करिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है। आज का वीडियो में परिंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।